नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, रेडियो दुनिया में जानकारी और मनोरंजन का बहुत बड़ा माध्यम है। भारत में रेडियो के आकाश में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी बुलंद आवाज की चमक को आज भी भुलाया नहीं जा सका है। आज एक ऐसी ही आवाज का जन्मदिन है जो भारतीय रेडियो में अब तक सबसे लोकप्रिय आवाज मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप भट्ट। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, मैं बातें आवाज के उस जादूगर की कर रहा हूं जिनका कहा केवल नमस्कार भाइयों और बहनों ही दिल को छू जाता था। उन्होंने कई रेडियो कार्यक्रमों को कंपेयर कर श्रोताओं का दिल जीता। गीतमाला उन्हीं का कार्यक्रम था जिसे वो 40 से ज्यादा सालों तक कंपेयर करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीन सायानी जी की। रेडियो सिलोन के जरिए गीतमाला कार्यक्रम से सायानी जी ने अद्वितीय लोकप्रियता हासिल की और उनकी ये लोकप्रियता अभी तक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि उनके कार्यक्रमों को आज भी FM चैनल पुनर्प्रसारित करते रहते हैं। अमीन जी का जन्म आज ही के दिन 1932 में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार भारत की आजादी के संघर्ष से जुड़ा हुआ था। न्यू एरा बॉम्बे और सिंधिया स्कूल ग्वालियर से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद अमीन जी ने मुंबई के सेंट जेवियर से अपना कॉलेज पूरा किया। यहीं वो कलाकार के तौर पर उभरे। 1945 से 1960 के बीच अमीन जी ने अपनी मां को रहबर पत्रिका के संपादन में सहयोग दिया। सामान्य हिंदी भाषा में छपने वाली इस पत्रिका ने अमीन जी की भाषा पर पकड़ मजबूत बनाने में मदद की। उनके भाई हामिद ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक थे। उन्होंने ही अमीन के लिए रेडियो के दरवाजे खोले और इंडियन एजेंसी ऑफ द कमर्शियल सर्विस ऑफ रेडियो सिलोन में अमीन जी शामिल हो गए। रेडियो सिलोन में गीतमाला के साथ अमीन जी जम गए और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसका इंतजार करते थे। लोगों के कार्यक्रम की प्रशंसा में 9000 पत्र आए। गीतमाला ही वो पहला कार्यक्रम था जिसमें हिंदी गानों का काउंटडाउन शुरू किया गया था। गीतमाला के साथ सायानी जी 47 सालों तक जुड़े रहे। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सायानी साहब, जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मेरे गुरु भी थे। मगर हमीद भाई चाहते थे कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया क्योंकि वो था बंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब जरूरत महसूस की गई एक ऐसे नौसिखिए कम उम्र नौजवान की, जो कि बिना का टूथपेस्ट बनाने वाली सीवा कंपनी के लिए आधे घंटे का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिखे भी, प्रोड्यूस भी करे, बोले भी और साथ ही साथ सुनने वालों के भेजे हुए पत्र भी छाटे और जांचे। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो, लिहाजा उस काम के लिए चुना गया मुझे, क्योंकि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों से संबंध रखने वालों में सबसे जूनियर मैं ही था। और यूं 1952 के आखिर में शुरू हुई बिना का गीतमाला।
बिना का गीत माला आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था। हर हफ्ते 7 अलग गाने बजते थे और सुनने वालों से कहा जाता था कि उन्हें वो लोकप्रियता का क्रम दें। इसके अलावा उन्होंने रेडियो पर क्विज कॉन्टेस्ट, सितारों की पसंद और संगीत सितारे जैसे कई कार्यक्रम अनाउंस किए। इसके अलावा उन्होंने मिनी इंसर्शंस ऑफ फिल्म स्टार इंटरव्यूज, म्यूजिक फॉर द मिलियंस, गीतमाला की यादें, ये भी चंगा वो भी खूब, संगीत पहेली जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 80 के दशक में टीवी की लोकप्रियता भी अमीन जी को टक्कर नहीं दे पाई और उनके कार्यक्रम नई नई ऊंचाइयां छूते रहे। अमीन जी के शब्द भाइयों और बहनों का टीवी एंकर्स ने खूब इस्तेमाल किया। अमीन जी टीवी सीरियल खरी खरी और हम हिंदुस्तानी से भी जुड़े रहे। सन 2000 के पहले दशक में एफएम चैनल्स में आया उनका कार्यक्रम संगीत के सितारों की महफिल नई पीढ़ी ने पसंद किया। इसके बाद गीतमाला की छांव में ऐसा शो रहा जो गीतमाला की याद दिलाता है। अमीन जी रेडियो और टीवी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। उनको सम्मानित करते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। है पक चिक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। सपनों की रानी मेरी जिंदगानी जल्दी से आजा, रुत मस्तानी लड़की दीवानी झलक दिखा जा। दोस्तों अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें हिंदी फिल्मों में डांसिंग सुपरस्टार और कॉमेडी का सरताज कहा जाता है। 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्म्स देकर बता दिया कि वो नंबर 1 है। वो हिंदी फिल्मों में डांस के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। उनके नाम से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा की या गोविंद अरुण आहूजा की। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले मंडी में खड़े लेंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले छलावन क्या। 21 दिसंबर 1963 को गोविंदा का जन्म मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता फिल्मों से जुड़े हुए थे। उन्हें महबूब खान ने फिल्म एक ही रास्ता में मौका दिया था। इसके बाद उनके पिता ने खुद भी एक फिल्म का निर्माण किया, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। इस असफलता से उनके पिता बहुत दुखी हुए। फिल्म से उनके परिवार को इतना नुकसान हुआ कि घर का खर्च चलाने के लिए उनकी मां निर्मला देवी को आगे आना पड़ा। गोविंदा परिवार में सबसे छोटे थे, जिस कारण उनका नाम चीची रखा गया, जिसका मतलब पंजाबी में छोटा होना है। गोविंदा वसई के अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज से स्नातक हुए। कॉमर्स के स्नातक होने के बावजूद उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। इसी दौरान फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें डांस का शौक लग गया और उन्होंने अपने डांस को निखारने के लिए बहुत मेहनत भी की। मेहनत के साथ गोविंदा ने तेज दिमाग भी पाया था, इसीलिए उन्होंने अपने डांस को रिकॉर्ड करके निर्माता निर्देशकों तक कैसेट पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा असली नाम है गोविंद अरुण आहूजा और मेरा फिल्मी नाम है गोविंदा। मैं बिहार से 3-4 महीना स्ट्रगल करता था, 4-5 महीना, लेकिन उसमें मेरे 1.5-2 घंटा आने के, 1.5-2 घंटा जाने के, जो 3-4 घंटा दिन के वेस्ट होते थे। तो मैं रहने के लिए अपने मामा जी के पास आ गया खार में और वहीं से स्ट्रगल करता था। सामने एक दिन बैठ के खड़ा, दोस्त के साथ खड़ा होकर पान खा रहा था, तो BR चोपड़ा कैंप से वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं एड्स के, मिस्टर गुफी पेंटल, वो मुझे ले गए BR ऑफिस के अंदर। उन्होंने मुझे एक रोना लैला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैंने गाना किया। तो मेरे सारे 1 टेक ओके थे। बीइंग अ न्यू कमर उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे एक 1 आवर शॉर्ट फिल्म दी। उनकी ये तरकीब रंग लाई और 1985 से 86 तक उन्होंने करीब 40 फिल्में साइन कर ली थीं। गोविंदा की पहली फिल्म इल्जाम 1986 में आई। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और ये उस साल की 5 सबसे सफल फिल्मों में गिनी गई। इस फिल्म ने उन्हें डांसिंग स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया।
गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। शुरुआती सालों में गोविंदा की जोड़ी नीलम के साथ काफी पसंद की गई। 1991 में आई फिल्म हम में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। यही वो फिल्म थी जिसने गोविंदा के करियर को एक नई ऊंचाई दी। कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता है, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भागे? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है ना, होने देना। हाँ अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना, लेने देना। तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है यार? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए बस। परमिशन? हाँ परमिशन। हाँ जा, तुझे परमिशन दे दिया। अब देखिए मैं क्या गुल खिलाता हूँ। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय। गोविंदा की जोड़ी निर्देशक डेविड धवन के साथ भी खूब जमी और दोनों ने कई हिट कॉमेडी फिल्म्स दी। शोला और शबनम, राजा बाबू, कूली नंबर 1 के अलावा गोविंदा की हिट कॉमेडी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। इन फिल्मों में गोविंदा, कादर खान और शक्ति कपूर ने मिलकर कई यादगार कॉमेडी सीन्स दिए हैं। कि हजामत हो, हम तो ये शादी करके रहेंगे। मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे क्या गजब करते हो सेक्रेटरी साहब, क्यों मोहब्बत के शीशे को बुढ़ापे के पत्थर से तोड़ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे ऐसे मामले में मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, ये तो फिर भी शादी का मामला है। और कौन साहब तुम फिक्र नहीं करना, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं हूँ ना। तुमने जरूर कुंवर साहब पर कुछ जादू मंत्र किया है और अपनी बेटी को उनके पीछे लगा दिया है, वरना तुम्हारे जैसा मामूली इंसान खंडे से मामूली। गोविंदा की बहुमुखी प्रतिभा 1993 में आई फिल्म आंखें में नजर आई। इसमें इन्होंने कॉमेडी, एक्शन और रोमांस से तीनों क्षेत्रों में अपनी काबिलियत दिखाई। 1998 में गोविंदा एक बार फिर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अमिताभ बच्चन के साथ दिखे। अमिताभ इस समय पर्दे पर वापसी की कोशिशों में लगे हुए थे। फिल्म हिट रही और बिग बी की वापसी सफल रही। नंबर 1 के टाइटल की फिल्मों के साथ गोविंदा की किस्मत का अच्छा मेल रहा। 1995 में आई उनकी फिल्म कूली नंबर 1 से उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। इसके बाद हीरो नंबर 1 ने उन्हें उस समय के टॉप हीरोज में शामिल कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने आगे आंटी नंबर 1 और अनाड़ी नंबर 1 में कॉमेडी भूमिकाएं अदा की। संजय दत्त के साथ भी गोविंदा की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दोनों ने हसीना मान जाएगी में साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए गोविंदा ने बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अनिल कपूर के साथ उनकी फिल्म दीवाना मस्ताना को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया। कॉमेडी के साथ उन्हें नसीब में किए गए संजीदा किरदार के लिए भी काफी सराहना मिली। साथ ही उन्होंने शिकारी के नेगेटिव किरदार के लिए भी खूब तारीफ बटोरी। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। भागम भाग और पार्टनर के जरिए उन्होंने फिर से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ साल पहले आई फिल्म रावण में उन्होंने छोटी लेकिन काफी दमदार भूमिका निभाई थी। बस कीजिए दरोगा जी, यही तो हम कह रहे हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं, सोच समझ कर, समझदारी से। नसीहत दे रहे हो या तरकीब? कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। निजी जीवन की बात करें तो 11 मार्च 1987 में उन्होंने सुनीता से शादी की, लेकिन लोगों के सामने ये शादी 4 साल बाद आई। गोविंदा के 2 बच्चे हैं। गोविंदा का डांस अभी भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। डांस के साथ उनके चेहरे के भाव एक्ट को और भी अधिक दिलचस्प बनाते हैं। हमारी ओर से गोविंदा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
दोस्तों, शो में हमारी अगली हस्ती भारतीय क्रिकेट से है। उन्हें बैटिंग में अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता है। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार पारियां खेली। उनका नाम है कृष्णामचारी श्रीकांत। श्रीकांत भारत के कप्तान और मुख्य चयनकर्ता भी रह चुके हैं। श्रीकांत को उनकी हिटिंग की काबिलियत के लिए याद किया जाता है। प्रकृति ने उन्हें बहुत अच्छी नजरें और रिफ्लेक्सेस दिए थे। श्रीकांत ने अपनी पावर हिटिंग दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने की। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा चला। सिडनी में 116 रन की यादगार पारी इसी का उदाहरण है। श्रीकांत ने एक दिवसीय क्रिकेट में अपने करियर का आगाज 1981 में इंग्लैंड से हुए मैच से की। उस साल उनकी उम्र मात्र 21 साल की थी। 2 ही दिन बाद उन्होंने मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट में कदम रखे। श्रीकांत ओपनिंग में खेलते थे और उनके साथ में जोड़ीदार थे सुनील गावस्कर। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता था। गावस्कर जहां टेक्निकली बहुत मजबूत थे, वहीं श्रीकांत आते ही पुल और हुक शॉट बेहतरीन तरीके से खेलते थे। श्रीकांत आक्रामक शैली के क्रिकेटर थे। बड़े शॉट खेलने के चलते वो भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आते थे। Batting the way Chris Srikanth does against Curtly Ambrose. Ambrose gets plenty of bounce. So with Srikanth really flashing at the ball outside the off stump, any edge carries a fair way. Good shot, just over square leg. That's what was needed. And that's 4. The first of the innings in the 15th over. And that should take some pressure off the Indian team and particularly of Srikanth. Srikanth likes the boundaries. श्रीकांत 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। करियर की शुरुआत में श्रीकांत कई बार नर्वस 90s का शिकार हुए। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में ठोका था। टेस्ट में पहला शतक भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की जमीन पर जड़ा और सिडनी में 116 रन की उनकी तेज पारी ने भारतीय टीम को मैच ड्रॉ करवाने में मदद की। Beautiful stroke. Matthews not going to get that. And he goes now to 97. Great performance from Srikanth within touching distance of his first 100. And there it is. A man whose foot was so bruised early on that he had to have a runner has smashed his way to a magnificent century here at the SCG, his first ever in Test cricket. What a great performance. उन्नीस में उन्हें भारतीय टीम की कमान सौंपी गई। कप्तानी में भी उन्होंने आक्रामकता दिखाई और टीम के साथ प्रयोग किए। पाकिस्तान टूर पर उन्होंने पाक की मजबूत बॉलिंग के सामने सीरीज तो ड्रॉ करवाई, लेकिन बैटिंग में वो बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहे और उन्होंने टीम में अपनी जगह गंवा दी। 2 साल बाद उन्होंने वापस टीम में कमबैक तो किया, लेकिन फिर से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। श्रीकांत अब 30 साल पार कर चुके थे और उनके रिफ्लेक्सेस धीमे हो गए थे। 1993 में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्हें इंडिया ए टीम का कोच बनाया गया। इस पद पर उन्होंने सफलता से अपना काम किया। इसके बाद श्रीकांत ने कई साल स्पोर्ट्स चैनलों में कमेंट्री भी की। आईपीएल की अगर बात करें तो श्रीकांत 2007 में चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। विदेशी जमीन पर लगातार 8 टेस्ट हारने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाए रखने के फैसले को लेकर श्रीकांत विवादों में भी रहे। वर्तमान में श्रीकांत आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर हैं। श्रीकांत के नाम टेस्ट में 2000 और एक दिवसीय क्रिकेट में 4000 रन दर्ज हैं, लेकिन उनकी अहमियत भारतीय क्रिकेट में इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने टीम को आक्रामकता दी और दुनिया के सबसे बेहतरीन पेस अटैक के सामने रन बनाए। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं।
हमारी अगली हस्ती ने अपने लेखन के जरिए समाज की कुरीतियों पर जमकर लिखा है। वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उन्होंने अपने लेखन में वैज्ञानिक बुद्धिवाद को जगह दी। उनका लेखन विद्रोही युवा से शुरू होकर मुक्त मानवतावादी लेखक तक पहुंचता है। भारतीय भाषाओं के पक्ष में कहने वाले वो मुख्य दक्षिण भारतीय हैं। उनका नाम है U.R. अनंत मूर्ति। अनंत मूर्ति का जन्म 21 दिसंबर 1932 में कर्नाटक के मेलिज गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दूरवासपुरा से हुई। यहाँ उन्होंने एक पारंपरिक संस्कृत विद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की। इसके बाद उन्होंने अपनी अंग्रेजी की तुलनात्मक साहित्य की शिक्षा भारत और इंग्लैंड में पूरी की। अनंत मूर्ति ने अपने बचपन में जाति व्यवस्था देखी, फिर लंदन में उन्होंने आधुनिक समाज को देखा। इस तरह उनके लेखन के दो भाग देखने को मिलते हैं। उनके लेखन का पहला अतिवादी पक्ष है। 1965 में आया उनका उपन्यास संस्कार और फिर 1973 में भारतीपुर इसी के उदाहरण है। कहानियों में प्रश्न और मौनी में उनका अतिवादी पक्ष देखने को मिलता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक आलोचना में उनकी दो पुस्तकें प्रज्ञे मृत्यु परिसर और सन्निवेश आते हैं। देश में 1960 और 70 का दशक राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा। इस विचारधारा के प्रभाव में अनंत मूर्ति भी रहे। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेद की कड़ी आलोचना की, लेकिन इसी के समानांतर उनके लेखन में सात्र और लॉरेंस के सौंदर्य बोध सहित अन्य दर्शनों के साथ भी अद्भुत और दृढ़ संबंध बना रहा। अनंत मूर्ति के लेखन के दूसरे पक्ष को स्वचिंतन कहा जा सकता है। उनका तीसरा उपन्यास अवस्थ इसी सोच की उपज है। उनकी कहानी सूर्यना कुदुरे ने आत्मचिंतन के नए दायरों को छुआ। उनके लेखन में कड़ा विरोध और गजब साहस था। If the young people of my country who are fortunate, who get education like you, like I, relate to the rest of the people in the country, then there is no problem for me. If they try to relate only to the fortunate ones in other countries, then there is a problem. There is a problem for the youth as well as for the whole country. And that is what is happening now. The young people are in such great pressure, one, to acquire culture, according to what traditionally we believe is culture, that they should be Hindus or good Muslims or good Christians, according to the good old tradition. And at the same time, we want them to be equal to their counterpart in the more fortunate world. I like the American boys or the European boys. The two are very contradictory. If only they had to relate themselves to the poor, to the downtrodden, to the unfortunate in their own country, they would work out something, which we did. In my youth, I had to relate myself to the rest of the country. अनंत मूर्ति के लिए लेखन कार्य हमेशा यथार्थ को चित्रित करना रहा। वो खुद को तलाश करते हुए कई बार पूरे समाज की बुराइयों को दिखा गए। अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों को उन्होंने जिस तरह कागज पर उतारा है वो तारीफ के काबिल है। उनका उपन्यास संस्कार भी इस तरह के अनेकार्थक जटिल रूपकों से परिपूर्ण है। अनंत मूर्ति सही अर्थों में एक आधुनिक लेखक हैं जो विभिन्न विधागत रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके कथा साहित्य का गद्य उनके पद्य के साथ घुलमिल जाना चाहता है। अनंत मूर्ति को इग्नू के भारतीय साहित्य टैगोर पीठ का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टैगोर पीठ मानविकी विद्यापीठ में है। इसका उद्देश्य है भारतीय साहित्य पर संगोष्ठी, सेमिनार और शोध अध्ययन आयोजित करना। अनंत मूर्ति कई वर्षों तक मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन और केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने संभाला। डॉक्टर अनंत मूर्ति ने अपना साहित्यिक जीवन कथा संग्रह इंडेन ढिगु मुघियाड़ा कथे से शुरू किया। तब से उनके 5 उपन्यास, 1 नाटक, 6 कथा संग्रह और 10 निबंध संग्रह कन्नड़ में प्रकाशित हो चुके हैं। उनका साहित्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। कविताओं में बावली और मिथुन उनकी मुख्य कविताएं हैं। अनंत मूर्ति को कई साहित्यिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 1994 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया।
भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। तो अब मुझे यानी संदीप भट्ट को आज के इस एपिसोड को समाप्त करने की दीजिए अनुमति। फिर से मिलते हैं कल बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,